गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन है वो राज्य के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है उनके बारे में अपन बेसिक अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राज्य की प्रकृति, कार्य, व्यक्ति और राज्य के जो परस्पर संबंध है इसके बारे में बहुत अलग अलग तरीके के विचार और सिद्धांत वो प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें हम राज्य की प्रकृति से जुड़े हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि राज्य की प्रकृति से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य है। और ये धारणाएं, जितनी भी धारणाएं हैं राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, यानी वो जितनी भी प्रकार के हो, उन समस्त धारणाओं है वो अलग अलग तर्कों पर, अपने अपने तर्कों पर टिकी हुई धारणाएं हैं। जैसे अगर कोई कहता है भी राज्य को का जैव जो उत्पत्ति सिद्धांत है उनको मानते हैं, तो दूसरे राज्य के पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत को मानते हैं, तो कोई राज्य का विधि शास्त्रीय सिद्धांत मानता है, तो कोई राज्य का यंत्रीय सिद्धांत मानता है, तो कोई उदारवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत मानता है। तो इसी प्रकार अगर अपन कंटिन्यू देखते जाएं तो इसी कार्य में आगे जुड़े हुए जैसे सामाजिक और लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य आ गया। सामाजिक और लोकतांत्रिक के बाद में जो नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य है वो भी आ जाता है। इसी में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य आ जाता है, नव मार्क्सवादी आ जाता है, तो कुल मिलाकर के समुदायवादी परिप्रेक्ष्य आ जाता है। या इनके अलावा भी बात करें तो औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीवादी परिप्रेक्ष्य है, बहुत सारी जो नारीवादी, गांधीवादी, पर्यावरण वाले हैं वो, तो बहुलवादी जो है वो, तो ये जो सारे परिप्रेक्ष्य है इन परिप्रेक्ष्यों को अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर इनको माना गया है। यानी इनका अपनी अपने तर्क और अपनी अपनी धारणाएं हैं जो समस्त राज्य की उत्पत्ति के साथ जुड़े हुए हैं। मूल सवाल ये भी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जो वर्तमान स्वरूप है राज्य का वो कैसे सत्ता में आया, किस प्रकार से राज्य है वो उसकी उत्पत्ति हुई। तो इसलिए ये व्यक्ति और राज्य के संबंध में भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य को देख कर रखने का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में हम आज पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है वो, यानी राज्य का आंगिक सिद्धांत है वो क्या है और वो क्या मानता है, इनको इन समस्त के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये राज्य का सबसे पुराना सिद्धांत है। हालांकि आधुनिक युग में इसकी विभिन्न अलग अलग व्याख्याएं की गई है, और इसकी में क्या है, राज्य की तुलना है वो जीवित प्राणी से की जाती है। राज्य जस्ट लाइक ए लिविंग जो है एनिमल है, उस टाइप से, जिस प्रकार से जिंदा कोई भी व्यक्ति है उसी प्रकार राज्य का सबसे पुराना सिद्धांत है जो, क्योंकि इसमें राज्य व्यक्तियों या उनके समूह को इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों के रूप में माना जाता है। क्योंकि जब जीवित प्रणाली के रूप में तुलना की जाती है तो इसमें जो अलग अलग अन्य जो प्रकार है उसमें इसको ये माना जाता है कि ये व्यक्ति और जो उनके समूह है वो उनके भिन्न भिन्न अंग है। जैसे अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा की बात करें तो इसमें मनुस्मृति, शुक्र नीति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के सप्तांग सिद्धांत का विवरण मिलता है। जैसा कि आपने पहले की क्लासों में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिसमें सप्तांग सिद्धांत और इनके बारे में मनुष्य, शुक्र और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में सप्तांग सिद्धांत है। तो वास्तव में क्या है, इस संकल्पना के अंतर्गत राज्य के मूल तत्वों को राज्य के आंगिक सिद्धांत के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो वास्तव में क्या है कि मतलब ये जो इस संकल्पना में जो राज्य के जो मूल तत्व है उसको राज्य के आंगिक सिद्धांत के साथ मिलाकर पेश किया जाता है। कौटिल्य ने तो प्रत्येक अंग का महत्व बताने के लिए उसकी तुलना मानव शरीर के उपयुक्त अंग से की है। जो धारणा है वो किस प्रकार से है, क्योंकि इस धारणा में क्या है, जो कौटिल्य है वो मानते हैं, वो क्या मानते हैं कि उन्होंने हर एक अंग का, जिस तरह से मानव का जो शरीर है वो समस्त अंग जब तक पूर्ण नहीं हो तब तक काम नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जो जितने इसने 7 जो सप्तांग यानी जो 7 अंग बताए गए वो अगर पूर्ण नहीं हो तो इन सब का कोई औचित्य नहीं है। तो इस धारणा के अनुसार ये जो सप्तांग सिद्धांत है, जो इसमें जो सप्तांग सिद्धांत है वो धारणा क्या मानती है कि वो मानते हैं कि राजा या स्वामी राज्य का स्वरूप रूपी सिर है। राजा है वो राज्य के सिर के समान है, जो इसके अगर व्यक्ति का अगर सिर नहीं होगा तो अन्य कोई चीज़ें को चाहे पूरा एकदम सही सलामत हो लेकिन वो कोई मतलब नहीं है उसका। तो राजा है वो मैन है। अमात्य या अगर मंत्री की अपना तो वो उसकी आंखें हैं जो उनको देखने का काम करती है राज्य में, यानी राजा का जो काम है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो अमात्य या मंत्री वो आंखें हैं। मित्र उसके क्या है, कान है, यानी मित्रों के थ्रू वो सारी बातें हैं वो जान सकता है। कोश मुख है, यानी उसका मुंह है वो एक कोश के समान है। सेना है वो उसका दिमाग है, मस्तिष्क है।
सेना मस्तिष्क की तरह कार्य करती है। दुर्ग उसकी बाहें हैं, यानी उसकी ताकत है, दुर्ग है वो। और प्रजा या भूमि है वो उसकी जंघाएं हैं, जो उसको हौसला देती है, सब कुछ जो कुछ देती है व्यक्ति को। जिस तरह से व्यक्ति को उसकी जंघाएं सब कुछ प्रदान करती है, चलना फिरना सक्षम बनाती है, उसी प्रकार से ये जो सारी चीज़ें वो व्यक्ति को इस तरह से अलग करते हैं। अब पश्चिम में जो राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है वो सबसे पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने रखा था, क्योंकि वही उन्होंने रखा था। और फिर ये किसी न किसी रूप में बाद में ये किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा, और इसका विकृत संस्कृत है वो फाशीवाद के रूप में सामने आया था। इसका जो विकृत जो संस्करण है वो फाशीवाद के रूप में सामने आया। अभी किस तरह से, जिस तरह से फाशीवाद काम करता है उसी प्रकार से ये विकृत संस्था के रूप में, मतलब आधुनिक युग में जो यंत्रीय सिद्धांत है उसने इसको चुनौती दी, लेकिन जो जीव वैज्ञानिक संप्रदाय थे उन्होंने उसको फिर एक नया जीवन प्रदान किया। तो ये जो राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है उसकी प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार, अपन प्रमुख मान्यताओं को पढ़ते हैं भी, ये क्या मानते हैं राज्य के जो प्रमुख मान्यताएं हैं उनमें ये किन किन को मानते हैं। पहला ये मानते हैं राज्य एक क्या है, प्राकृतिक संस्था है, यानी राज्य प्राकृतिक संस्था है। इस सिद्धांत अगर हम प्राकृतिक संस्था के हिसाब से बात करें तो कि ये क्या कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सभ्य मनुष्य स्वाभाविक रूप में राज्य बनाकर रहते हैं। क्योंकि राज्य प्राकृतिक संस्था कैसी है, क्योंकि जो सभ्य मानव होंगे वो स्वाभाविक रूप से उसमें राज्य बना करके रहेंगे। यह सिद्धांत है वो राज्य और व्यक्ति के परस्पर संबंध का ऐसा प्रतिरूप स्वीकार करता है जैसा शरीर और अंगों के बीच में पाया जाता है। अगर अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो जैसे कि अगर जैसे शरीर से एक स्वाभाविक रूप से राज्य बनाकर रहते हैं, जिस प्रकार शरीर से कटने के बाद कोई अंग का कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार व्यक्ति का राज्य के बगैर जीवन है वो एकदम निरर्थक है, उसके बिना कोई मतलब नहीं है स्वाभाविक रूप से। इसलिए राज्य है वो एक अत्यंत स्वाभाविक आवश्यक है। क्योंकि राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है वो प्लेटो और अरस्तु के ज़माने से चल रहा है। क्योंकि प्लेटो ने क्या कहा था, इनके जो समर्थकों की अगर अपन बात करें कि इनके जो समर्थक है वो प्लेटो, तो प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि राज्य तो व्यक्ति का वृहद रूप है, स्टेट इज़ द इंडिविजुअल राइट लार्ज। उसने प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत तुलना प्रस्तुत की थी, और वो उसी हिसाब से प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार के जिस तरह से तीन स्रोत है, तृष्णा है, मनोविज्ञान, ज्ञान है, जिस प्रकार तृष्णा का स्थान मनुष्य की कमर में है, मनोविज्ञान उसके हृदय में है, और ज्ञान का स्थान मस्तिष्क में है। तो मनुष्य इन तीनों, जो प्लेटो है वो इन तीन गुणों के आधार पर समाज को तीन वर्गों में बांटता है, जिसमें तृष्णा की प्रधानता हो वे उद्योग या व्यापार करते हैं, मनोविज्ञान हो वो सैनिक बनते हैं, युद्ध के मैदान में जो पराक्रम दिखाते हैं, जो ज्ञान संपन्न वे दार्शनिक बनते हैं। तो मनुष्य की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो तृष्णा को अगर मनोविज्ञान से शक्ति मिल जाए और ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त हो तो राज्य की वह सर्वोत्तम अवस्था होगी, जिसमें समस्त व्यक्ति अपने अपने दायित्वों को पालन करें, अपने अपने कार्यों को संभाले, और जो न्याय व्यवस्था और जो आदर्श व्यवस्था है वो प्लेटो की यही है। यानी प्लेटो भी स्वाभाविक रूप से राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। उसके बाद में सेकंड आते हैं अरस्तु। तो अरस्तु भी उन्होंने तर्क दिया था कि राज्य के संदर्भ में व्यक्ति या परिवार की वैसी स्थिति है जैसे शरीर के संदर्भ में उसके किसी अंग की होती है। यदि व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए तो उसकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे शरीर से कट जाने के बाद में हाथ पैर की हो जाती है। अब ये अरस्तु भी यही मानते हैं कि बगैर राज्य के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्योंकि जिस तरह से प्राण तत्व से वंचित हो जाने के बाद में हाथ पैर स्वाभाविक रूप से सब कुछ करने में असमर्थ हो जाते हैं, और वो जो व्यक्ति राज्य में रहने के योग्य ना हो और जो इतना आत्मनिर्भर हो कि उसे राज्य की जरूरत ही नहीं हो, तो या तो वो निरा पशु होगा या फिर देवता होगा। यानी राज्य से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अरस्तु कहता है कि या तो वो, यानी जिसको राज्य की आवश्यकता नहीं है वो या तो होगा एकदम पशु, क्योंकि जिसका कोई सामाजिक संबंधों से कोई सरोकार ही नहीं होगा जिस व्यक्ति का, तो वो या तो वो होगा, और अदरवाइज अगर दूसरी बात करें या फिर वो देवता होगा जो सामान्य मनुष्यों से अलग हो। यानी अगर मनुष्य होगा तो उसको राज्य से लेना देना होगा, यानी वो भी प्राकृतिक संस्था की बात करते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध पर विचार करते समय राज्य का ध्यान पहले आता है और व्यक्ति का बाद में आता है। जैसे अगर अपन शरीर की कल्पना करें तो पहले शरीर की जाती है और उसके बाद में अंगों की जाती है। क्योंकि अगर हाथ की कल्पना करते समय अगर पूरे शरीर की कल्पना पहले की जाएगी, अन्यथा हाथ का कोई अर्थ ही नहीं मतलब होगा। तो इसलिए मनुष्य, अरस्तु भी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी वो कहते हैं।
और अब इसके बाद में स्टोइक्स जो थे उन्होंने इस सिद्धांत को मानव मात्र के संबंध में लागू किया, और उसके बाद में मसीही धर्म ने इसे अपना लिया और मध्य युग में उनका प्राकृतिक संस्था का खूब बोलबाला रहा। होब्स भी इसके बारे में अपने आंगिक सिद्धांत को एक सीमा तक स्वीकार किया। हालांकि उनका जो मुख्य योगदान है वो यांत्रिक सिद्धांत के क्षेत्र में रहा है, लेकिन होब्स ने राज्य की तुलना है वो एक काल्पनिक दैत्याकार लेवाइथन के से की जाती है, जो एक कृत्रिम मनुष्य है और अपनी ताकत और डीडोल से प्राकृतिक मनुष्य को भी मात देता है। होब्स ने तो यहाँ तक खींचा है कि उसने राज्य की दुर्बलताओं को मनुष्य के विविध रोगों के साथ मिला दिया है। तो होब्स भी इसका समर्थक है किसी न किसी रूप में। रूसो भी इसके समर्थन में है। रूसो भी आंगिक कुछ हद तक आंगिक सिद्धांत की बात करते हैं कि मनुष्य की तरह राज्य भी इच्छा शक्ति से प्रेरित होता है, और उसने इस रूपक को आगे बढ़ाते हुए राज्य की विधायी शक्तियाँ उसको हृदय के साथ मिलाया और कार्यकारी शक्तियों को मस्तिष्क के साथ। तो रूसो भी इस तरह की बात करते हैं। उसके बाद में एडमंड ब्रक है वो राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए वो रूढ़िवाद की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा है भी राज्य का जो ऐतिहासिक विकास है वो जीवित प्राणियों के विकास के तुल्य है। फिर जैसे अगर जीवित प्राणी अपने पृथक पृथक अंगों की तुलना में बड़ा और जटिल होता है तो उसने अंगों को चीर फाड़ करने पर वह जीवित नहीं रह पाता, वैसे ही राज्य की यही स्थिति होती है। उसके संगठनक तत्वों की तुलना में वो बड़ा जटिल है, और उसका अगर उन अंगों को काट देंगे तो उसका भी अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें तो 19वीं शताब्दी में ये किस तरह से प्रचलित में रहा, क्योंकि उसमें जो आदर्शवादी थे उन्होंने जैसे जे जी फिक्टे उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति और समाज को एक दूसरे पर आश्रित माना। उन्होंने कहा कि समाज के बाहर व्यक्ति का अस्तित्व है और निरर्थक है। जिस प्रकार प्राणी का प्रत्येक अंग पूरे शरीर को संभालता है और पूरा शरीर प्रत्येक अंग का पोषण करता है। जैसे प्राणी का जो प्रत्येक जो अंग है वो शरीर को, अगर अकेला शरीर हो तो क्या कर लेगा, पूरे अंगों से मिलकर ही शरीर बनता है। तो प्रत्येक अंग शरीर को संभालता है और पूरा शरीर प्रत्येक अंग का पोषण करता है। वैसे ही समाज में प्रत्येक नागरिक है वो पूरे समाज को सहारा देता है और पूरा समाज है वो प्रत्येक नागरिक की देखभाल करता है। तो इस तरह से फिक्टे भी इनका समर्थन करते हैं। ब्लूंशली है उन्होंने एक अलग आंगिक सिद्धांत को इस तरीके से खींच लिया कि उन्होंने राज्य की तुलना पुरुष से की, चर्च की स्त्री से, और इसने इसलिए इसी आधार पर ब्लंट्सली है वो स्त्री मताधिकार का विरोध करते हैं। इनके अलावा अगर अपन विकासवादी उत्कर्ष के साथ जैव विविधता की बात करें तो राज्य के जो जैव आंगिक सिद्धांत को एक नया जीवन है वो जैव वैज्ञानिक संप्रदायों में नया, जिसमें अल्बर्ट स्पेंसर का नाम है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि अल्बर्ट स्पेंसर है वो प्राकृतिक प्राणी और राज्य रूपी प्राणी की विस्तृत उन्होंने तुलना की है। प्राणी के सिद्धांत को उसने इतना खींचा है कि रेल की पटरियों को भी प्राणी की शिराओं और धमनियों से मिला डाला। मुद्रा की तुलना उसने रुधिर कणिकाओं से की और डाक तार को तंत्रिकाओं का रूप मान लिया। इस तुलना पर स्पेंसर ने तर्क ये दिया है जैसे प्राणी की ग्रोथ है वो अपने आप सही ढंग से होती है, उसी तरह से राज्य का विकास भी अपने आप होना देना चाहिए। कृत्रिम उपायों से विकास में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। कानून द्वारा समाज के दुर्बल अंगों को पुष्ट करने का प्रयास उसके स्वाभाविक विकास में बाधक होगा। इसीलिए स्पेंसर ने समाज कल्याण के कार्यक्रमों का विरोध किया। अब स्पेंसर इसको कहाँ तक खींच के ले गए प्राकृतिक संस्था को, अगर क्योंकि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है तो उसी प्रकार से स्पेंसर ये मानते हैं भी जिस तरह से व्यक्ति का विकास है वो स्वाभाविक होता है, उसमें कोई अन्य चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता, न कोई ज़्यादा वो लेना देना रखते हैं अन्य चीज़ों के साथ में। तो जिस तरीके से व्यक्ति है वो अपने आप में डेवलप होता जाता है, उसको बाहर से पुशअप करने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रकार से यह राज्य है वो भी स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अगर अन्य माध्यमों से, यानी जो समाज का जो दुर्बल वर्ग है उसको अगर राज्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता देगा तो वो राज्य के कृत्रिम विकास में वो बाधाएं डालेगा, उसको गति नहीं देगा। तो इस आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर है वो उन जो समाज जो कल्याण के जितने भी प्रोग्राम है उनका विरोध करते हैं, और वो कहते हैं भी राज्य जो मतलब उनका सिंपल सा है कि संघर्ष स्तंभ की विजय की वो बात करते हैं कि जो उत्तरदायी होगा, जो योग्य होगा वो जी लेगा, बाकी मरखप जाने दो, राज्य कहाँ तक उनको साथ लेकर के चलेगा। तो इस प्रकार अल्बर्ट स्पेंसर वो इस प्राकृतिक संस्था को कहीं एक अलग लेवल पर ही लेकर के चलते हैं। तो अगर अपन निचोड़ के रूप में अगर अपन देखें तो एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पाते हैं कि समस्त जो विचारक है वो किसी न किसी रूप में इसका समर्थन करते ही हैं, यानी राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं, और ये सबसे पुराना सिद्धांत भी है। तो इसके वही कारण है कि स्पेंसर के युग तक 20वीं शताब्दी तक ये शुरू से लेकर के 20वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में ये है वो जो सिद्धांत है वो चलता रहा है, और उसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने अपने आप को
इस तरीके का समय के साथ बदलाव लाके इस सिद्धांत ने बनाए रखा है। अब इसकी एक विशेषताएं इसमें पढ़ चुके हैं, आंगिक सिद्धांत की मुख्य जो अन्य जो एक और इसके अलावा जो विशेषताएं हैं, फिर इसकी आलोचनाएं क्या क्या है, इसकी उपयोगिताएं क्या क्या है। तो इस प्रकार अपन इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।